शुभ प्रभात कक्षा 11 के सभी छात्र। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हिंदी में पढ़ा विभिन्न युगों के बारे में, मैंने आपको बताया था कि विधाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, विधा क्या होती है? विधि शब्द से ही विधा बना है। विधा का अर्थ तरीका। हिंदी गद्य को विभिन्न तरीकों से लिखने के जो अलग अलग शैलियाँ हैं, उसी के आधार पर लिखे गए लेख को अलग अलग विधाओं में बांट करके रखा गया। जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, भेंट वार्ता, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे विधाएं या हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। अब देखिए, मैं जितना बोलता चलता हूँ आप उसको अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। ध्यान दें, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने यह पूछा है कि जो पीडीएफ मैंने दिया था क्या उसको पूरा लिखना है। तो ध्यान से जान लीजिए कि जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजा था गद्य साहित्य के इतिहास में, उसमें से आपको केवल जो अंतिम में लेखक और रचनाएं दी गई हैं, जो कुछ सारणियाँ बनी हुई हैं जैसे भारतेंदु युगीन उपन्यास, लेखक या विभिन्न युगों की पत्रिकाएं, केवल उतना ही लिखना है। बाकी की जो हेडिंग वाइज चीज़ें दी गई जैसे छौ काल का विश्लेषण, फिर विधाओं के बारे में जो हम पढ़ाने चल रहे हैं, ये सब ये केवल आपको पढ़ने के लिए है। आपको जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो उन्हीं चीज़ों में से बताया गया है जो पीडीएफ में लिखी गई हैं। तो आप उस पीडीएफ को तब पढ़ेंगे जब आपको जो वीडियो में बताया गया उसको मिलाइए। जिस तरह आप क्लास में किताब लेकर बैठते हो, पढ़ाते समय किताब देखते हो, ऐसे उस पीडीएफ को आप बीच बीच में देखते रहिए। एक बार आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए, तब वीडियो को देखिए, या वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ में जो पढ़ाया गया हो, जो चीज़ वीडियो में, वही चीज़ पीडीएफ के पेज पर जाकर आप पढ़ेंगे। आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बस केवल उसको पढ़ेंगे, केवल सारणियाँ और रचनाएं ही आप लोगों को लिखनी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे विधाओं की। लिखिए, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एकांकी, नंबर 2 निबंध, तीसरा है नाटक, चौथा आलोचना, उपन्यास, कहानी। ऐसे नंबरिंग करते हुए आप 6-7 चीज़ों के नाम, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी है, भेंट वार्ता, रेखा चित्र, रेडियो रूपक, गद्य गीत, संस्मरण, सब लिखते चले जाइए। ठीक है, इसके बाद अब एक एक करके हम लोग सभी विधाओं के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी नाटक। नाटक हेडिंग डालकर लिखिए। देखिए, आप लिखिए नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट धातु में टा के नीचे हलंत होगा। नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है शुद्ध भावों का प्रदर्शन करना। सात्विक भावों का प्रदर्शन करने को संस्कृत में नट धातु कहा गया, जिसे नटति का अर्थ है प्रदर्शन करना। ठीक है, तो दूसरी चीज़ नट जो होता है, अभिनय करने वाला जो कलाकार है, जो मंच पर अभिनय करे, ठीक है, एक्टिंग जिसको आप बोलते हैं, उसको नट कहते हैं। आप देखिए, नट लोग कलाबाजियाँ दिखाते हैं, तमाशे वगैरह में, सर्कस वगैरह में आते हैं, तो नट के द्वारा, नट का अर्थ अभिनेता है, तो अभिनेता के द्वारा अभिनय किया जाता है। इसको नट के द्वारा अभिनय किए जाने के कारण यह नाटक कहलाता है। तो आप लिखिए परिभाषा इसकी। पहला आप एक पंक्ति में लिखेंगे कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है शुद्ध गुणों का प्रदर्शन करना। ठीक है, अब परिभाषा में लिखेंगे गद्य साहित्य की वह विधा जो संवादों और क्रियाओं के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, नाटक कहलाती है। ठीक है, अर्थात अब आपको थोड़ी देर लिखिएगा नहीं कि अभिनय के माध्यम से और संवाद के द्वारा, अर्थात जो डायलॉग होता है उसके द्वारा, जिसको रंगमंच पर, स्टेज पर अभिनय करके एक्टिंग के द्वारा जिसे प्रदर्शित किया जाए, वह गद्य विधा नाटक कहलाती है। तो लिखेंगे आप कि नाटक एक दृश्य श्रव्य काव्य है। ठीक है, दृश्य श्रव्य का गुण इसमें विद्यमान होता है, अर्थात इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसके बाद अब नाटक लेखकों में तो आप जानते हैं कि प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। ठीक है, इसके बाद भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख नाटकों के नाम लिख लीजिएगा। आप हेडिंग डालेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल 17 नाटक हैं, जिनमें अंधेर नगरी, विद्यासुंदर, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, इसके बाद वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस इत्यादि हैं। लाला श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण, तप्ता है, ठीक है, तप्ता संवरण प्रहलाद चरित्र है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने प्रद्युम्न विजय नाम का नाटक लिखा है, और राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला लिखा है, जिसका अनुवाद किया है, ठीक है। काशीनाथ खत्री ने विधवा विवाह नाम का एक नाटक भी लिखा है। इसके बाद द्विवेदी युग के नाटक के बारे में लिखिए, छोटी सी हेडिंग है, द्विवेदी युग के नाटक। इसमें बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा चंद्रगुप्त, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त नाम का नाटक 2 लोगों ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने भी और इन्होंने बद्रीनाथ भट्ट ने भी, ठीक है। इसके बाद बनवारी लाल ने लिखा है कृष्ण कथा और कंसवध। माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्ण अर्जुन युद्ध। राम गुलाम लाल ने धनुष यज्ञ लीला लिखी है, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद के युग में आते हैं हम लोग, यानी छायावाद युग के नाटक। आप हेडिंग डालेंगे छायावाद युग के नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटक आप जानते हैं, इतिहास प्रसिद्ध नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त नहीं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, ठीक है। ये सभी नाटक जो हैं इनके हैं जयशंकर प्रसाद के। हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है पाताल विजय और रक्षाबंधन, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेमचंद जी के उपन्यास तो आप जानते ही हैं, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, संग्राम इत्यादि बहुत कुछ है इनका। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लिखेंगे, इन्होंने उल्टा लिखा अपने नाम को, पांडेय बेचन शर्मा, और इनको उग्र की उपाधि मिली है। इनका है महात्मा ईसा और डिक्टेटर नाम का इन्होंने उपन्यास लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली, देखिए बहुत लोगों ने पिछली बार जब मैंने लिखवाया था 11 में, आप लोग तो नहीं थे, कुछ लोगों ने अम्बपाली को आम्रपाली लिख दिया था। आम्रपाली नहीं लिखना आपको, यहाँ अम्बपाली, अम्ब माने होता है पानी, या अम्ब माने होता है माता की, तो अम्बपाली। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी ने सुभद्रा, मैथिली शरण गुप्त ने तिलोत्तमा, विष्णु प्रभाकर ने युगे युगे क्रांति नाम के जो है नाटक लिखे हैं। इसके बाद शुक्लोत्तर युग के कुछ नाटक लिखेंगे आप लोग, जो आधुनिक युग में माने जाते हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट का नाटक है अश्वत्थामा। इसके बाद मुक्तिपथ। फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने आधुनिक काल में लिखा गंगा का बेटा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी नाम का नाटक सबसे प्रसिद्ध रहा है। सेठ गोविंद दास का कर्ण, गोविंद बल्लभ पंत का ययाति, ये सभी नाटक जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद कुछ समकालीन नाटकों की बात करें, समकालीन मतलब जो अभी हाल ही में लिखे गए हैं, कुछ ही वर्षों पहले, तो मोहन राकेश का आप जानते हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कई ऐसे नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने दर्पण और सूर्यमुख लिखा है। भीष्म साहनी ने माधवी, आलमगीर और रंग दे बसंती चूल्हा, ठीक है। तो ये नाटक थे, इतने तक आपको लिखना है। तात्पर्य है समझ लीजिए, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है, कि नाटक की परिभाषा क्या है। इसके बाद आप विभिन्न युगों में जो नाटक रचनाएं हुई हैं उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे एकांकी, यानी विधाओं में दूसरी विधा है एकांकी। एकांकी क्या होती है? सेम आप समझ लीजिए, बिल्कुल वही चीज़ जो नाटक है वही एकांकी है। अंतर क्या है कि नाटक में कई अंक होते हैं, कई भाग होते हैं, ठीक है, प्रथम भाग, दूसरा भाग, या पहला अंक, दूसरा अंक, किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है। अब देखिए, एक अंक मिलाकर एकांक बना है, और एकांक से ही एकांकी, अर्थात परिभाषा आप लिखेंगे, वह नाट्य विधा, नाट्य विधा मतलब नाटक की वह रचना या वह नाटक जिसमें केवल एक ही अंक होता है, एकांकी कहलाता है, ठीक है। वह नाट्य विधा जिसमें केवल एक ही अंक होता है, एकांकी कहलाती है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप लोग, देखिए एकांकी के जो जनक हैं उसमें थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, फिर भी आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही लिखेंगे, ठीक है। पहली एकांकी जो है वो अंधेर नगरी को माना गया है, तो लिखेंगे आप लोग, हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसके बाद भारत दुर्दशा जो नाटक है वही एकांकी में भी आता है, क्योंकि उसमें एक ही अंक है। विषस्य विषमौषधम, विषस्य विषमौषधम, यह इनका भारतेंदु जी की पहली एकांकी है, पहली नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने एक एकांकी लिखी है जिसका नाम है एक घूंट, ठीक
ठीक है। एक घूंट नाम का एक एकांकी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और देखिए यहाँ कुछ लोगों ने इसी को पहले एकांकी मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारतेंदु जी तो जयशंकर से बहुत पहले हुए थे, इसलिए भारतेंदु जी हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी का संग्रह लिखा है, पृथ्वीराज की आँखें। संग्रह का नाम है पृथ्वीराज की आँखें। इसमें बहुत से एकांकियों का संग्रह किया गया है। इसके बाद अन्य लेखकों में भुवनेश्वर प्रसाद नाम के एक लेखक भी हैं, जिन्होंने कारवा, सेंट गोविंद दास ने स्पर्धा मैत्री, ठीक है। उदय शंकर भट्ट ने दुर्गा और 10,000, 2 रचनाएं हैं ये अलग अलग, एक दुर्गा अलग है और 10,000 अलग है, ठीक है। उपेंद्रनाथ अश्क ने जोंक नाम का एक एकांकी लिखा है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा इंसान और 10 बजे रात। ये एकांकियाँ हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद फिर अगली हेडिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके कोर्स में, किसी भी कोर्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उपन्यास। आज के समय में तो समय की कमी के कारण लोग उपन्यास आदि पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी अगर आपको कभी समय मिले तो आप प्रेमचंद जी के उपन्यासों को पढ़िएगा। वास्तविकता के धरातल पर लिखे हुए बहुत सुंदर उपन्यास है, मैंने 1-2 पढ़ा है। और आधुनिक काल के उपन्यासों में सबसे अच्छा उपन्यास अगर कोई है तो वही धर्मवीर भारती के 2 उपन्यास, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ठीक है। ये दोनों उपन्यास ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब देखिए हेडिंग डालेंगे आप लोग उपन्यास। उपन्यास क्या होता है इसके बारे में देखिए। उपन्यास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है उप और दूसरा है न्यास। उप का अर्थ होता है निकट या सामने, उप का अर्थ है सामने, और न्यास का मतलब है रखना, ठीक है। किसी चीज़ को सामने ले आना, पूरी तरह से सामने लाना, ये उपन्यास है। इसमें प्रसन्न कर देने का भाव भी निहित होता है। उपन्यास पढ़ने से प्रसन्नता बढ़ जाती है। तात्पर्य कि जितना आप उपन्यास को पढ़ने में मस्त रहेंगे आनंद उतना ही आएगा, ठीक है। तो उपन्यास की हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। उपन्यास की परिभाषा तो लिखिए, हिंदी साहित्य की वह विधा जिसमें मानव चरित्र और उसके रहस्यों की कलात्मक रूप से संवादों, घटनाक्रमों और पात्रों के आधार पर चित्रात्मक प्रस्तुति की जाती है, उपन्यास कहलाती है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा कि हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें मानव चरित्रों, उसके रहस्यों को कलात्मक रूप से संवादों, घटनाक्रमों और पात्रों के आधार पर चित्रात्मक प्रस्तुति की जाती है, उपन्यास कहलाता है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद हिंदी उपन्यासों, आगे आप लिखिएगा, हिंदी में उपन्यास की परंपरा को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए उपन्यास में सबसे ज़्यादा लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए एक चीज़ सुधार की आवश्यकता है, थोड़ी सी चूक हो गई हमसे किताब देखते हुए, कि जैसा कि मैंने नाटक विधा में बताया है कि करबला और संग्राम प्रेमचंद जी के नाटक हैं, तो यही नाटक हैं। इसके बाद मैंने इनको आपको बताया है, शायद स्पष्ट हो, कि जो गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि रचनाएं ये उपन्यास हैं, इनको नाटक में नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अब हम लोग उपन्यास पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपन्यास को हिंदी साहित्य में 3 भागों में बांट दिया गया है। कैसे? प्रेमचंद जी चूँकि उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ लेखक रहे हैं, ठीक है, वो उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक भाग है पूर्व प्रेमचंद युग के, ठीक है। तो अब 3 भागों में जो बांटा गया है उसमें कहा गया पूर्व प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। ये 3 होते हैं जिनमें उपन्यासों को बांटा गया है। अब इसके बाद आप लिख लीजिए कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, ठीक है। परीक्षा गुरु को ही हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। इसकी रचना सन 1882 ईस्वी में हुई है, ठीक। इसके बाद अब लिखेंगे पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार, ठीक है। तो पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार में आप 2-4 लोगों के नाम लिख लीजिए। पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन मतलब नवीन होता है, नूतन ब्रह्मचारी। किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है कानन कुसुम और लवंग लता, ठीक है।
इसके बाद देवकी नंदन खत्री ने 3 उपन्यास लिखे हैं जो प्रसिद्ध हैं। पहला है चंद्रकांता, दूसरा है चंद्रकांता संतति, तीसरा उपन्यास है भूतनाथ। फिर गोपाल राम गहमरी नाम के एक लेखक हुए जिन्होंने लिखा है अद्भुत लाख गुप्तचर। ठीक है, ये प्रमुख उपन्यास हैं पूर्व प्रेमचंद युग के। ठीक, इसके बाद आप एक और लेखक हैं, इसी में लिख लीजिएगा, ब्रजनंदन सहाय, जिनकी रचना है राधाकांत। ब्रजनंदन सहाय की रचना राधाकांत है। इसके बाद प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम हम लोग लिखते हैं। प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी ही हैं, जिनका प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास लिख रहे थे हम लोग। तो आप लिखिएगा सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, और बस इतने ही हैं, इतने लिख लीजिएगा, ये प्रमुख हैं। इसके बाद तो बहुत से उपन्यास हैं, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। दूसरे लेखक हैं प्रेमचंद युग के जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के हैं। प्रेमचंद जी भी छायावाद युग में थे। इस युग को प्रसाद युग, छायावाद युग, प्रेमचंद का युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, देखिए कंकाल जो है वो पूरा लिखा गया है, तितली भी पूरा लिखा गया, किंतु जो इरावती नाम का उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का वो पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही छूट गया, वो अपूर्ण रचना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण है, तो अपूर्ण रचना एकमात्र है इरावती। इसके बाद अगले जो उपन्यासकार हैं प्रेमचंद युग के वो हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी रचना है माँ, भिखारिणी और संघर्ष। 3 रचनाएं हैं, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। इसके बाद शिव पूजन सहाय नाम के लेखक हैं जिनकी रचना है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा दिल्ली का दलाल शराबी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है आत्मदाह, व्यभिचार और हृदय की परख। ये 3 उपन्यास हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी प्रसाद युग में थे, इन्होंने भी 4 उपन्यास लिखे हैं, अप्सरा, अलका, निरूपमा और प्रभावती। इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी हुए हैं जिन्होंने प्रेमपथ, अनाथ, पत्नी और मुस्कान नाम के उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद युग के बाद का, यानी प्रेमचंदोत्तर युग, अर्थात आधुनिक युग जो है, जैसे छायावाद के बाद जो शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग है, स्वतंत्रता से पहले का भी समय है कुछ, और स्वतंत्रता के बाद से आज तक का समय है। इसमें थोड़े से ज़्यादा लोग हुए हैं, 6, 7, 8 लोग हैं, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये 3 उपन्यास जैनेन्द्र के हैं। इलाचंद्र जोशी, ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है इलाचंद, छोटी ई है। इलाचंद जोशी के 2 उपन्यास जहाज का पंछी, पक्षी नहीं है पंछी, जहाज का पंछी और घृणापथ। अज्ञेय ने लिखा शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। विष्णु प्रभाकर ने ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, ये रचना है कोई तो और संकल्प, ये सब विष्णु प्रभाकर की है। इसके बाद अगले लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जिन्होंने पतन, 3 वर्ष, रेखा गोसाई ये रचनाएं की हैं। ठीक है, इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने भी उपन्यास लिखे हैं। इनके 3 उपन्यास हैं मधुर स्वप्न, जय यौधेय। ठीक है, जय यौधेय। इसके बाद जीने के लिए। अमृतलाल नागर ने महाकाल, करवट और पीढ़ियाँ लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो आप जानते हैं 4 प्रमुख उपन्यास हैं, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ठीक है, और एक अनामदास का पोथा। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु ने जुलूस, दीर्घतया और मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। भीष्म साहनी ने तमस, बसंती, माड़ी और कुंतो नाम के उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो इतने तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कुछ और हम लोग विधाओं की ओर बढ़ते हैं आगे। अगली विधा है कहानी। कहानी तो सबको पसंद होती है, सभी लोग आनंद लेते हैं। कहानी के बारे में इसकी भी हम लोग परिभाषा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा के लिए आते हैं अपनी किताब पर। तो कहानी की परिभाषा देते हुए आप लोग लिखिएगा कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। ठीक है, इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव या संवेदना की
अभिव्यक्ति करना होता है। ठीक है, कहानी का लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव या संवेदना की अभिव्यक्ति करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक और रोचक होता है, यानी शीर्षक बहुत सुंदर होता है, तथा कहानी के मूल भाव को अपने आप में समेट कर रखता है। कहानी के नाम में ही कहानी की जो कथानक है उसका कुछ न कुछ पता चल जाता है। कहानी जैसे किसी विशेष पात्र पर या किसी विशेष घटना पर ही उसका नाम रखा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि कहानी का शीर्षक आकर्षक और रोचक होता है तथा संपूर्ण कहानी के कथानक को अपने आप में समेटे रखता है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कि भारतेंदु युग से पूर्व मुंशी इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ठीक है, जिसको हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है मुंशी इंशा अल्लाह खां, कहीं कहीं सैयद इंशा अल्लाह खां देते हैं, तो इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित जो रानी केतकी की कहानी है उसको हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया है। ठीक है, इसके बाद अन्य कहानियों में आप लोग जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कहानी लिखी है 11 वर्ष का समय। प्रेमचंद जी ने कहानियाँ लिखी हैं, इनकी 300 से अधिक कहानियाँ हैं। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, मंत्र और ईदगाह। आप लोगों ने इनमें से 3 कहानियाँ पढ़ी हैं। ईदगाह में आपने पढ़ा है, कक्षा 5 में था, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम हामिद है जो बाजार से मेले से जाता है तो अपनी माँ के लिए, दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। ठीक है, मंत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा, बूढ़े भगत की कहानी आती है। और पंच परमेश्वर तो सभी को याद होनी चाहिए, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी आपने पढ़ी ही होगी। ठीक है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, बहुत प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, हाई स्कूल में अभी आपने ममता पढ़ी है। ठीक है, इसी 11 में ही आप लोग आकाशदीप को पढ़ेंगे। मधुआ, चित्र मंदिर, गुंडा आदि इनकी बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यशपाल की कहानियों में ज्ञानदान, उत्तराधिकारी है। इलाचंद जोशी ने धूप रेखा, दीपावली, होली इत्यादि लिखा है। उपेंद्रनाथ अश्क जो हुए हैं इन्होंने पिंजरा, अंकुर लिखा है। अमृत राय जी ने भी कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने लिखा तिरंगे, कफन और इतिहास। ठीक है, भीष्म साहनी ने पहला पाठ, शोभा यात्रा, डायन। अमरकांत ने कुहासा, मौत का नगर इत्यादि बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। आपको PDF में दिखाई पड़ेगा, आप उसमें लेखक और कहानियों के नाम जो मिलेगा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 2 और छोटी छोटी विधाएँ हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो गौड़ विधाएँ होंगी उनको अगले दिन। देखिए, अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे निबंध। ठीक है, निबंध जो है ये हिंदी के एस्से का पर्याय है। प्रायः जो पूर्व काल का पहले का जो निबंध था वो एस्से जैसा नहीं था, क्योंकि आप जानते हो जो एस्से आप लोग पढ़ते हो इसकी रूपरेखा पूरी तरह से अलग है। एस्से में आप देखो पहले रूपरेखा ही लिखते हो, प्रस्तावना लिखते हो, ठीक है, उसके बाद विश्लेषण करते हो, तमाम चीज़ें हैं। जबकि आप पुराने निबंध जो पढ़ रहे हैं अपनी किताबों में आप देखते हैं कि उसमें से किसी में भी प्रस्तावना जैसी हेडिंग नहीं बनी हुई, लेखकों ने सीधे सीधे लिखना शुरू कर दिया है। तो पुराने समय का जो निबंध था वो आज के निबंध से पूरी तरह अलग था। आज जो है निबंध वो अंग्रेजी के एस्से से बना है, लेकिन पुराना निबंध ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग निबंध हेडिंग डालकर उसमें लिखिएगा। गद्य की नवीन विधाओं में निबंध सबसे महत्वपूर्ण और विकसित विधा है, सबसे ज़्यादा निबंध ही लिखे जाते हैं। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। गद्य की कसौटी अर्थात गद्य लिखने की जो असली परीक्षा होती है, परख होती है, वो निबंध लेखन से ही होती है। ठीक है, कहानी लिखना आसान हो सकता है, उपन्यास लिखना आसान हो सकता है, निबंध पूर्ण तर्कपूर्ण विवेचना होती है तो उसको लिखना आसान नहीं है। इसीलिए आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। ठीक है, लिखिए, निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है, लेखक अपने विचार रखता है इसलिए वही प्रमुख होता है। ठीक है, इसके बाद निबंध जो हैं, निबंध तो शुरुआत से ही लिखे गए इसलिए इसमें कोई प्रथम रचना नाम की चीज़ ऐसी नहीं पूछी जाती है। फिर भी निबंध 4 प्रकार के होते हैं, आप ऐसे सीधे सीधे लिख लीजिए। निबंध 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ठीक है, उत्कृष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रहों का नाम है चिंतामणि। आपने मित्रता नाम का निबंध तो पढ़ा ही है। ठीक है,
फिर बाबू गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि लगभग जयशंकर प्रसाद जी जैसे बहुत से लेखक हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो निबंध इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आलोचना पर। अंतिम हेडिंग जो आपकी है आज की वो आप लिखिएगा आलोचना। देखिए, आलोचना का प्रायः हम लोग क्या अर्थ लगाते हैं? आलोचना का अर्थ होता है बुराई करना, जबकि ये सत्य नहीं है। आलोचना क्या होती है? किसी भी रचना को या किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों की परख करना, अलग अलग विवेचना करके लिखना ही आलोचना कहलाती है। तो आप लिखिए कि किसी लेखक के द्वारा लिखी गई रचना या किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुण दोषों का विवेचन करके या विश्लेषण करके उसे लिखना आलोचना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आलोचना के बारे में और देख लेते हैं कि हमारे लेखकों ने क्या बताया है। देखिए, आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली भांति देखना। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा किसी साहित्यिक रचना को भली भांति देखकर उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना के लिए समीक्षा और समालोचना जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही इसको लिखना शुरू किया था। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालमुकुंद गुप्त ने इसी युग में आलोचना लिखना शुरू किया था। ठीक है, देखिए आलोचना का प्रथम आलोचना जो लिखी गई है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर। देखिए, लाला श्रीनिवास दास ने 2 रचनाओं को आरंभ किया है भैया। पहला तो परीक्षा गुरु उपन्यास और दूसरा उन्होंने पहली आलोचना लिखी है संयोगिता स्वयंवर की। ठीक है, इसकी आलोचना की थी। संयोगिता स्वयंवर इनकी रचना नहीं है, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, भगवान दीन और सबसे प्रसिद्ध आलोचक आपके अपनी बस्ती की भूमि के डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो सबसे प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आलोचनाएं जो हुई हैं वो द्विवेदी युग से शुक्ल युग के बीच में हुई हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक और उनकी रचनाएं। लिखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका, बिहारी सतसई की भूमिका। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन और रूपक रहस्य नाम की 2 आलोचनाएं लिखी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य लिखा है। इसके बाद डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, ये रचनाएं लिख करके इन्होंने आलोचनाएं की हैं। अब देखिए, इसके बाद कुछ छोटी छोटी और विधाएं हैं जो नई विधाएं हैं। ये प्रमुख थी जो शुरुआत से चली है। इसके बाद धीरे धीरे नए नए युग आते गए और नई नई विधाओं का जन्म होता रहा। तो उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही। अगली चीज़ अगले वीडियो में। इतने को पढ़िए, कहीं कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। धन्यवाद।